हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील एसएसटी विद सुनील में आपका एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं तहे दिल से, है ना। और पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अपनी स्टडी पर फुल फोकस कर रहे होंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कंपटीशन के ना, तो निरंतरता बनाए रखें ना। जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें निरंतरता का होना बेहद जरूरी होता है ना। पंक्चुअलिटी नहीं है तो स्टूडेंट लाइफ में वो मजा नहीं है। हालांकि टफ लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ, है ना, लेकिन इस टफ लाइफ को जीने का एक अंदाज ही अलग है। जैसे मैं हूँ, मैं भी मतलब कि छोटा था तो मुझे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आती है। और हालांकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन याद आता है ना। तो उसको खूब जिए, है ना। पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आप स्टूडेंट हो, है ना। आप एजुकेशन से मतलब कि जुड़े हो, है ना। तो आपको एंटरटेनमेंट के साथ चलना है, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा नहीं जो कि आपकी पढ़ाई में ही बाधा बन जाए, है ना। तो मतलब कि पढ़ाई ज्यादा, एंटरटेनमेंट उससे आधे से भी कम, है ना। तो आप एक बढ़िया चीज जो है उसमें कर पाओगे ना। तो आज जैसा कि टॉपिक देख रहे हो, तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। टॉपिक का नाम आप लोगों के सामने है, मुस्लिम लीग ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार से हुआ। ये वही सांप्रदायिकता है जो कि धर्म से जुड़ी हुई है और जो है क्या कहते हैं, देश के विभाजन का एक रीजन बनती है, एक कारण बनती है ना। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर एंजॉय करें। मैंने एंजॉय कहा, एंजॉय करना है मतलब कि एजुकेशन को, स्टडी को एंजॉय, इसको एंजॉय को। जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, तो मूवी एक बार देखते हो तो पूरी की पूरी याद आती है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो आप लोगों को भी ऐसे ही सोशल स्टडी में भी इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या है, इस तरीके से आपको पढ़ना है ना। तो एंटरटेन, एंजॉय होना बहुत जरूरी है स्टडी में भी, है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर कोई भी इंसान आपका बुरा चाहता है और वो कई तरीके वो अपनाए आपको पीछे करने के, है ना, आपको रोकने के, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका ध्येय मतलब कि सही है, आपका अगर एम बिल्कुल सही है और आप सही तरीकों से उस एम को पाना चाहते हो, तो वे बाधाएं मायने नहीं रखती। उसी प्रकार से जब ब्रिटिश शासन ने भी वो हमारे देश में कई बाधाएं पेश की, कई प्रकार के कानून बनाए, भारत में उसको पेश किया, लागू किया, लेकिन अंत के तन में क्या हुआ, हालांकि बंटवारा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन हमने आजादी पाई। तो ये वही टॉपिक है, उसी से मैंने इसको उठाया है आज, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी कि मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता का उदय, जिसने देश को बांटने का काम किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को जिसने जन्म दिया ना, तो उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अच्छा, जो शुरुआत होती है वो वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब के द्वारा शुरू किया गया। ये शुरू किया गया था मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनमें जो है पुनर्जागरण के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए। उसके बाद जो आ रहा है सर सैयद अहमद खान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एंग्लो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी ना, जो कि बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसको अलीगढ़ आंदोलन भी कहते हैं ना, 1875 में स्थापित हुआ था, है ना। उसके बाद ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। तो इस प्रकार से मैं इसको अंडरलाइन करते चल रहा हूं, आप लोग देखते चलो, है ना। तो वहाबी आंदोलन और सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम जागरण के लिए और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय 19वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध में हो चुका था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से तात्पर्य यह है कि सन 1850 के बाद से ये गतिविधियां तेज पकड़नी, ये गतिविधियां तेज हो, मतलब कि तेज हो जाती हैं सांप्रदायिकता का जहर घोलने में ना। तो ये तो मैंने आंदोलन बताया, और सर सैयद अहमद खान ने जो है मुसलमानों को शिक्षित, क्योंकि इनका मानना था कि जो मुसलमान लोग इतने पिछड़े हुए हैं, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अशिक्षा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर समाज में अशिक्षा है तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, है ना। तो क्या है, अशिक्षा ने ही इन मुस्लिमों को पीछे कर दिया है, ये मानना था कि इनका सर सैयद अहमद खान का, है ना। और इसी उद्देश्य से इन्होंने मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया, है ना। पक्ष लिया इनका कि इनको भी अब आगे बढ़ाना है एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। और पहली चीज तो हो गई वहाबी आंदोलन, दूसरा हो गया सर सैयद अहमद खान। और मुस्लिम जागरण माने मुसलमानों को शिक्षित करके, है ना, उनको जागरूक बनाना अपने अधिकारों के लिए। उसके बाद है अंग्रेजों की फूट डालो। अंग्रेजों ने ही बहुत से कानून पारित किए, जैसे मौले मिंटो सुधार देख सकते हो आप, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देख सकते हो आप, मेरी वीडियोस पढ़ी उसको देखिए। और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, इन सब के माध्यम से जो है उन्होंने ये मुसलमानों और भारतीयों में, मतलब कि हिंदुओं में फूट डालने का काम किया, और इसमें वो सफल भी हुए, है ना। तो इस प्रकार से 1850 के बाद इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, इसके बाद आता है कि सांप्रदायिकता के विकास के विभिन्न चरण क्या हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स आप लोगों के सामने लिख रखी हैं, और इन हेडिंग्स के माध्यम से हम वन बाय वन ये सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ उन विभिन्न चरणों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। 1850, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सन 1872 में 1872 में, कहने का मतलब जो सांप्रदायिकता ने जन्म लिया ना, धर्मवाद ने जो जन्म लिया, ये कहां से लिया है, ये एक गूढ़ चीज है, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे हम। 1872 में हमारे देश में अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। जनगणना होती है ना, पूरे देश की जनगणना होती है। तो उस जनगणना में 1872 वाली में, और ये तो एक नॉर्मल जनगणना थी, लेकिन जो 1881 में हुई थी वो एक सिस्टमेटिक ढंग से जनगणना जो है करवाई गई थी, जिसको माना जाता है कि सबसे व्यवस्थित पहली जनगणना 1881 में और नॉर्मली 1872 में कराई गई थी ना। तो इन दोनों जनगणनाओं को कराने का उद्देश्य क्या था? इन दोनों जनगणनाओं को कराने का उद्देश्य ये था कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि हम किस जगह पर ज्यादा हैं, हम कहां पर बहुसंख्यक हैं और हम कहां पर अल्पसंख्यक हैं, है ना। तो ये जनगणना लोगों की काउंटिंग करने के लिए बनाई गई थी, स्पेशली हिंदू और मुसलमानों की। और जब ये न्यूज़पेपर में छापा गया, निकाला गया, जानकारी हुई लोगों को, तो लगा कि जैसे मुस्लिम लोग जो है बंगाल में ज्यादा हैं, तो उनको लगा कि अरे हम तो यहाँ पर ज्यादा हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां पर भी मुस्लिम ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए इनके अंदर एक जागरूकता आई कि हमको जहां हम ज्यादा हैं वहीं से अपने लिए प्रतिनिधित्व की मांग करें। तो इस प्रकार से इस सांप्रदायिकता के जहर को घोला जाता है ना। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो जनगणना वाला आप लिख लेंगे 1872 में पहली, है ना, और 1881 में, उसके बाद जो है आजाद भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो सन 1951 में शुरू हुई थी ना। ओके, उसके बाद सांप्रदायिकता के चरण क्या हैं? पहली हेडिंग आपकी क्या कहती है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग, है ना। लॉर्ड मिंटो द्वारा कांग्रेस की शक्ति को कम करने के लिए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ओके, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ये कौन थे? ये भारत के वायसराय थे, ओके।
लॉर्ड मिंटो के द्वारा कांग्रेस की शक्ति को कम करने के लिए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को प्रोत्साहन दिया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। क्योंकि अंग्रेजों की निगाह में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, अंग्रेजों की निगाह में ये संस्था अब उनको बुरी नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि हमारे लिए ये चुनौती बनती जा रही है कांग्रेस, है ना। तो लॉर्ड मिंटो के मन में आया कि क्यों ना इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए कि एक नया वर्ग पैदा किया जाए जो इनके प्रभाव को कम करे, हम उसको बढ़ावा दें और उसी के माध्यम से हम इनके प्रभाव को कम कर दें। तो इसी के लिए जैसे कि मौलवी मिंटो सुधार में क्या हुआ था, है ना, कुछ मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में किससे मिलता है ना, लॉर्ड मिंटो से मिलता है, जिसको शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहते हैं या शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, है ना। तो उस सम्मेलन के दौरान ये लॉर्ड मिंटो और मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक होती है। ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1906 में ये बैठक हो रही है। ओके, इस बैठक को प्रोत्साहित करने से पहले लॉर्ड मिंटो ने कौन सा खेल खेला था? उसने खेल ये खेला कि जो अलीगढ़ विद्यालय के प्राचार्य थे मिस्टर बैक, मिंटो ने उनसे मुलाकात की और कहा कि कुछ ऐसा करो कि मुस्लिम जो हैं हमसे, है ना, आनुपातिक यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए आए। तो मिस्टर बैक ने इन मुसलमानों को समझाया कि आप लोग लॉर्ड मिंटो से ऐसी मांग रखो, और इनको क्या था, ये लोग पहुंच गए आगा खां के नेतृत्व में, है ना, और उनसे बात करते हैं और लॉर्ड मिंटो को मौका मिल जाता है और 1909 में मौलवी मिंटो सुधार पेश कर देते हैं, जिसमें वो मुसलमानों को वो जो है निर्वाचन क्षेत्र के मामले में सुविधाएं दे देते हैं और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये सीधा सीधा क्या है, कांग्रेस का बहिष्कार करना, कांग्रेस को की शक्ति को कम करना, इसके लिए ही ये प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया। तो ये छिपा हुआ तथ्य था इसमें। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। जैसे ही मौलवी मिंटो सुधारों की घोषणा होती है, हो जाती है, उसके बाद 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, है ना, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, मौलवी मिंटो सुधारों की घोषणा के पश्चात 30 दिसंबर, ये सब फैक्ट हैं, फैक्ट जो लिखते रहो आप लोग, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, क्योंकि भारतीयों की तरफ से आजादी की मांग तेजी पकड़ती जा रही थी, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि 57 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के क्रांति में लड़ाई लड़ी थी ना, तो वो बात इन अंग्रेजों के मन में थी कि अगर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना है तो इनमें मतभेद पैदा कर दो। ओके, उसके बाद इसका उद्देश्य हो गया राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। उसके बाद है ब्रिटिश राज के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के द्वारा। शिमला प्रतिनिधि मंडल मिलता है मिंटो से, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। ढाका कहाँ है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। इसका उद्देश्य है राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना, और इन मुस्लिम जो लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और इन्होंने पूरी जो है हमदर्दी ब्रिटिश शासन के प्रति दिखाई और कहा
कि मुसलमानों का या मुस्लिम्स का अगर कहीं पर हित है तो वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही है, अन्यथा नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो सम्मान ये दे पाएंगे वो सम्मान हम ये हिंदू लोग हमको नहीं दे, मतलब कि दे पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता के 2 चरण पूरे होते हैं आपके, है ना। तो लिख लेंगे आप लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग, उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, तो इन बिंदुओं में आपको 30 दिसंबर 1906 जो कि इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे, और जो मैं बता रहा हूं समझाते हुए चल रहा हूं उसको लिखते हुए चले। ओके, उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां जो है शुरुआती दौर में तो बड़े प्रशंसक थे और कहते थे कि हिंदू और मुसलमान भारत के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन बाद में उनकी सोच जो है कट्टरपंथी हो जाती है ना। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत की गई 1887 में। ध्यान रखना है आपको, जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये सम्मेलन शुरू हो रहा है 1887 में। ये सम्मेलन हर वर्ष होता था, है ना। और आपको एक चीज बता दूं, ये सम्मेलन तब होता था जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता था, है ना। हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था, और जिस जगह पर, जैसे मान लो लखनऊ में हुआ है, जैसे मान लो कानपुर में हुआ है ना, तो जहां जहां ये कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहीं वहीं पर इसके विरोध में ये मुसलमानों का भी सम्मेलन होगा। ये प्लान बनाया गया था कुल मिलाकर के कांग्रेस को कमजोर करना, है ना। मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन जरूर लिखें बच्चे लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। देशभक्त एसोसिएशन यानी कि जब पाकिस्तान की जो मांग चल रही थी, उस देश के लिए बात चल रही है कि देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना हुई। और उसके बाद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, जरूर लिखें, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। और जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है ब्रिटिश शासन को शक्तिशाली बनाना, है ना। अगर सारे मुस्लिम लग करके ब्रिटिश शासन को सपोर्ट कर दें तो ब्रिटिश शासन जो है शक्तिशाली हो जाएगा, और हमारा जो हित होना होगा वो हमारा हित इसी में है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो शक्तिशाली बन जाए। इस प्रकार की ये सोच पैदा की गई, है ना। तो लिख लेना है आपको ये सम्मेलन, पहला फैक्ट ये लिख लेना है आपको। उसके बाद देशभक्त एसोसिएशन, है ना। उसके बाद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन नंबर 3। इन 3 पॉइंट्स को आप लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि किसने इन संस्थाओं की स्थापना की या किसने शिक्षा सम्मेलन, है ना, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत की, तो वो सर सैयद अहमद खां है ना। ये फैक्ट है, उसको आप लोग जरूर लिखें। तो तीसरा चरण पूरा होता है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, है ना, या जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है सांप्रदायिक निर्णय, क्योंकि 1923 और 31-32 के दौरान जो ब्रिटेन में, है ना, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें आधे अधूरे विचार ही बन पाए थे। उन आधे अधूरे विचारों के दौरान जो है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था कि बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि भी गए थे, सिख प्रतिनिधि भी गए थे, हिंदू प्रतिनिधि भी गए थे ना। तो सब अपनी अपनी मांगों को लेकर के वहां पर गए थे। तो वैसे ही ये भी लोग भी गए थे। तो वहां पर उन ब्रिटिश लोगों को ये लगा कि इन सब में आपस में एकता है नहीं, तो इस पर हम बाद में विचार करेंगे ना। तो उस बात को उसी समय वहां पर टाल दिया गया था कि इस पर बाद में बात होगी सांप्रदायिक मुद्दों पर, है ना। और 16 अगस्त 1932, ये इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड, पूरा नाम है रैमजे मैकडोनल्ड,
के द्वारा घोषणा की जाती है। किस चीज की? सांप्रदायिक निर्णय की, है ना। और इस सांप्रदायिक निर्णय में क्या चीज तय किया गया? क्या चीज तय किया गया? वो तय किया गया कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका होगी उसमें, है ना, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तय कर दी गई, है ना। तो एक प्रकार से बांटने की साजिश, है ना। इसमें एक पॉइंट और भी है, हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ये मुद्दा मायने रखता है। मुसलमानों के लिए किया तो किया, सिखों के लिए किया तो किया, ईसाइयों के लिए चलो सही, ओके किया, लेकिन हरिजनों को क्यों किया? उनके लिए पृथक निर्वाचन ना, उनके लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्यों की गई, है ना। उसके बाद आगे जो कहता है कि हरिजनों को अलग संप्रदाय मान लिया गया। ओके, जो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था उसमें जो है हरिजनों को एक संप्रदाय मान लिया गया, जो कि हिंदुओं में ही आता था, लेकिन उसको अब क्या है, उसको एक संप्रदाय का नाम दे दिया गया। इन हरिजनों को भी बांटने की कोशिश की गई, है ना। इन हरिजनों को बांटने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि गांधी जी जो थे ये हरिजनों के उद्धार के लिए भी बात कर रहे थे, है ना, ताकि आंदोलन को बड़ा किया जा सके, बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी तय की जा सके, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। तो उन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हरिजनों को तोड़ने के लिए इनको संप्रदाय घोषित कर दिया कि चलो इसी बहाने इनके अंदर एक लालच पैदा होगा कि हमको भी जो है निर्वाचन प्रणाली में, है ना, शामिल होना है, व्यवस्थापिका में। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था ना। तो इस प्रकार से सबसे खराब जो विवाद, मतलब जो विवाद पैदा करेगा वो था सांप्रदायिक निर्णय, है ना। तो हरिजनों को अलग संप्रदाय मान लिया गया। उसके बाद है जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। इस पर मैं जो है थोड़ा एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा नेहरू रिपोर्ट को लेकर के, उसके बाद जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम, है ना। 14 सूत्री जो कार्यक्रम थे ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। ओके, इसमें क्या कह रहा है जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। ओके, इसमें क्या कहता है कि आगा खां के नेतृत्व में दिल्ली में हुए सम्मेलन में, दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है जिन्ना ने, तो यहाँ पर एक फैक्ट बनता है, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिन्ना, दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। तो वहीं पर क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जिन्ना ने जो अपना 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था वो किस जगह पर पेश किया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुविकल्पीय में भी आते हैं। तो दिल्ली उसका आंसर होगा ना। तो वहां पर जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये भी हो सकता है कि 14 सूत्री था कि 15 सूत्री था कि कितने सूत्री, तो आप लोगों को कभी नहीं भूलना है यह 14 सूत्री कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए बात की। ओके, प्रस्तुत किया गया प्रावधान क्या था? इसमें कुछ प्रावधान मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, है ना। जैसे सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, यानी कि एक छिपे तौर पर यह मांग की जा रही है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर स्वायत्तता दी जाए, यानी कि सभी प्रांतों की मांग तो कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज दिख रही है कि सभी प्रांतों को स्वायत्तता मिले, भाई अपनी आजादी मिले उनको, लेकिन कहीं न कहीं देश को बांटने का भी काम कर रहा है ये, है ना, क्योंकि भारत को एक संघ बनना था। तो ये प्रांतों को स्वायत्तता कहाँ से, है ना। तो प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब है जहां मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर वो अपनी मांग को विशेष तौर पर विशेष ढंग से रख पाएंगे, है ना। उसके बाद ये तो सांप्रदायिक प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। उसके बाद है केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व
दिया जाए, इससे कम ना दिया जाए, ये मांग रखते हैं। कौन? जिन्ना जी, केंद्रीय व्यवस्थापिका में ना। तो आपको ध्यान रखना है 1/3 प्रतिनिधित्व से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक मांग करते हैं कि सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए, मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। ये मांग करते हैं क्योंकि सिंध में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उसको अलग किया जाए, है ना। तो धीरे धीरे ये उन प्रांतों की मांग कर रहे हैं जिनको मिला करके पाकिस्तान का निर्माण होना है। ओके, आगे, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे देश में भी लोगों को मिली हुई है ना। धर्म निरपेक्षता के रूप में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन सभी धर्मों को स्वतंत्रता हम प्रदान कर दी जाए, लेकिन उस पर कुछ कंट्रोल का भी होना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म का जो है गलत यूज करने लगो, है ना। अपने धर्म को आप विशेष तवज्जो देने लगो, है ना, लोगों को प्रेरित करने लगो उसे स्वीकार करने के लिए। जैसे ईसाई मिशनरियां जब हमारे देश में आई थी तो वो लोगों को ईसाई बनाने लगी थी, है ना, लोगों को ईसाइयत में शामिल करने लगे थे। लेकिन ये फैसला गलत है। लोगों को लालच दे करके पैसे का, नौकरी का, है ना, धर्म परिवर्तन करवाना, ये गलत बात है। तो ये चल रहा था। तो धार्मिक स्वतंत्रता कहां तक ये वाजिब है? जब तक कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण ना करे, है ना। हमको ऐसा करना है ना। ये नहीं कि हम आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का भी अतिक्रमण करने लगे, हम आप पर हावी हो जाएं। ये रॉन्ग, ये गलत है ना। तो स्वतंत्रता वो भी कैसी, जो नियंत्रित हो, जिसको जो कंट्रोल में हो। ओके, तो यहां पर ये स्वतंत्रता की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन यही स्वतंत्रता जो है सांप्रदायिकता के रूप में आपको नजर आएगी। उसके बाद है सांप्रदायिक वर्गों का। सांप्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार रहे, है ना। सांप्रदायिक वर्ग कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। सांप्रदायिक वर्ग ये हो गए का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुस्लिमों को मुस्लिम ही चुने, हैं, ये बात इस धारा के तहत तय की गई है ना। पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार, प्रथम निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार रहे, है ना। उसके बाद है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया गया। जिन्ना ने जो 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था, जिन 14 सूत्री कार्यक्रमों को, उनमें से अधिकांश मांगों को जो है इस अधिनियम के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, है ना। यानी कि विवादों को बढ़ावा देने के लिए, सांप्रदायिकता को उकसाने के लिए, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रमों को लगभग पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। इसको आप लोग जरूर लिखें। 14 सूत्री कार्यक्रमों को लगभग पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया और सांप्रदायिकता को पाकिस्तान के विभाजन के रूप में परिवर्तित कर दिया। सांप्रदायिकता को पाकिस्तान के विभाजन के रूप में स्वीकृत हो गया। ओके, तो इस अधिनियम के माध्यम से भी मुहर लगा दी गई कि जो मांग ये कर रहे हैं उसको माना जाए, ताकि आजादी तो हम इनको दें, लेकिन एक ऐसा दर्द, एक ऐसी चोट इनको हम दे जाएं जो उससे घाव होगा वो कभी नहीं भरेगा। इस प्रकार की सोच इन ब्रिटिश शासकों में थी, ब्रिटिश सरकार में। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसका सातवां क्या है? सातवां जो सिद्धांत है वो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है। ओके, कौन सा सिद्धांत है? द्विराष्ट्र का सिद्धांत है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देगा, है ना।
उसके बाद होता है पृथक प्रतिनिधित्व, मौले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक मतलब कि पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। किसके द्वारा? मौले मिंटो सुधारों के द्वारा, फिर सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा, और फिर उसका 1935 के अधिनियम के द्वारा, है ना। उसके बाद पृथक निर्वाचन की भी मांग इनकी मानी जाती है। तो पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये तय होने के बाद ये पृथक प्रांत की भी बात करने लगते हैं, है ना। पृथक प्रांत की भी बात करने लगते हैं। इन बातों से होते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, इन बातों से होते हुए लीग की मांग अंत में कहां पहुंचती है? पृथक राष्ट्र की मांग के रूप में पहुंचती है ना। तो पहले ये लोग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, फिर निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद प्रांत की, और उसके बाद लास्ट में फाइनली पाकिस्तान की मांग, है ना। उसके बाद हिंदू सांप्रदायिकता ने भी इसमें विशेष भूमिका निभाई। हिंदू सांप्रदायिकता, ऐसा नहीं था कि मुसलमानों में ही सब कट्टरपंथी लोग थे, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ हिंदू संगठन भी थे जो हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश मान रहे थे, है ना। उनको लगा कि जब ऐसा नहीं है तो ये एक दो विरोधी गुट भी बनने लगे थे। हालांकि इसमें हम कांग्रेस को शामिल नहीं करेंगे ना। तो कुछ सांप्रदायिक हिंदू संगठन भी थे। जैसे 1925 में 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। कब होती है? 1925 में। कहां पर होती है? नागपुर में होती है। नागपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। वहां पर इस हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना होती है ना। हेडगेवार इसके संस्थापक थे, है ना। तो कुछ हिंदूवादी कट्टरपंथी सोच वाले संगठनों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तो इस मांग ने, जो कि मुसलमान अपनी मांग कर रहे थे, तो अब भारत की ओर से भी, इस हिंदू संप्रदाय की ओर से भी ये मांग उठने लगी कि नहीं, अब हिंदू जो है, मतलब कि हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं का देश है। तो फिर क्या था? उसके बाद शुरू होता है क्या? भयंकर दंगे, लड़ाई झगड़े, और देश का बंटवारा डिक्लेयर होता है ना। तो आरएसएस जो मैंने बताया उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, है ना। तो हिंदू सांप्रदायिकता की ओर से यह मांग की हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है की बात पर लीग जो है भड़क उठी, मुस्लिम लीग भड़क उठी। उसको मौका मिल गया कि जब ऐसा कर रहे हैं तो चलो हम भी, है ना। तो उसके बाद 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है ना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है किसका? मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, ये कांग्रेस का नहीं है ना। तो जो लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, वहां पर जिन्ना द्वारा दो अलग राष्ट्रीयताओं की घोषणा की जाती है ना। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं दो राष्ट्रीयता की घोषणा कर देते हैं कि दो राष्ट्रों का जन्म होना तय है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सांप्रदायिकता है इसके सारे चरण पूरे होते हैं एक एक करके, है ना। जो शुरू कहां से होता है? 1872 की पहली जनगणना से, ये आप लोग जरूर लिख लेंगे, है ना। और 1947 में जाकर के ये हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता है ना, और बन जाते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो इस सांप्रदायिकता के जहर ने किसी भी देश को नहीं बख्शा है, चाहे वो कोई भी देश हो, है ना। उसने देश को बांटा ही है। जैसे कि ब्रिटेन में कौन शामिल हुआ था? उत्तरी आयरलैंड शामिल हुआ था ना, जहां पर क्या लड़ाई चल रही थी? रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में। तो वही सांप्रदायिक मुद्दा था, धार्मिक मुद्दा था।
तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था वो सांप्रदायिकता को लेकर के था, जिसने देश का बंटवारा किया, है ना। और आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी और इन हेडिंग्स को उतार लेंगे और इसको समझ लेंगे और नोट करते चले। जितना मैंने लिख रखा है नोट तो करेंगे ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से करके आप समझ करके उन सारे फैक्ट्स को लिख लें जो मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मैंने बता रखा है ना। तो और आप लोग जो है सोशल स्टडी को ठीक इसी प्रकार से पढ़ते रहें, है ना। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही बार ये आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। एक बार में पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता है ना। हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कुछ होते हैं कि पहली बार में बहुत कुछ समझ जाते हैं, पूरा तो नहीं समझ पाते हैं। कुछ होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, उनसे भी कम। तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बहुत टफ है हिस्ट्री वगैरह। टफ नहीं होता, बस खाली समझ विकसित करनी है। क्योंकि हम लोगों ने एक सोच बना ली है कि जो हिस्ट्री है इसको रटना है? क्या सही है? क्या इसको रटना है? रटना नहीं है, इसको तो समझना है। जैसे मैथमेटिक्स है, फार्मूला है, समझना है ना। साइंस है, फार्मूला है, उसको समझना है। ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री को भी हमें समझना है, रटना नहीं है। अगर एक बार समझ में आ जाता है तो आपके अंदर ये स्थायी हो जाता है, ये नॉलेज। कौन सा? हिस्ट्री वाला ना। तो सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले सभी विषय बहुत ही विस्तृत हैं। तो कृपा करके, है ना, धैर्य रखें और धैर्य के साथ पढ़ते चलें। हिस्ट्री जो है ये गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाली बात नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फायदा, लेकिन अगर हम अपना अतीत को नहीं जानेंगे, अपने अतीत को हम नहीं जानेंगे, तो हम कैसे एक अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। कैसे समाज में सौहार्द आएगा, है ना। अगर इन टॉपिक्स को हम अगर सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि सांप्रदायिकता ने देश को बांटा है, तो ये कौन सिखा रहा है आपको कि संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए? कौन सिखा रहा है आपको? ये सिखा रहा है आपको हिस्ट्री सिखा रहा है, ना कि अदर सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, है ना। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जहां तक इंपॉर्टेंट मेरे आप ये सोशल साइंस सब्जेक्ट की है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और कैसा लगा मेरा ये टॉपिक आपको आज का, जो कि अच्छा था, फैक्टफुल था। मैं क्यों अच्छा कहूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। और इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और शेयर भी करें, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लिखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2-3 दिन मेरी यही मतलब कि हिस्ट्री वाली वीडियोज ही आएंगी। उसके बाद ज्योग्राफी भी हम स्टार्ट करेंगे NCERT से, जो कि 10th क्लास में है, जो सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए हेल्पफुल है ना। और निरंतरता बरकरार रखें। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये दोनों में काम करेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।